नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उसके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक वीडियो देखा गया था कि जो हमारी भारतीय सेना के प्रथम सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के साथ जो है 13 और लोगों की जो मृत्यु हो गई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, तो उसमें ये दिखाया जा रहा था कि कुछ उसमें सबोटेज टाइप का इस तरह की भी आशंकाएं या दुर्गंध देखने को मिल रही थी। एक ब्रह्मा चलानी करके हैं जो कि चीन के मामलों के बहुत जानकार हैं और तो उन्होंने संकेत दिया था ब्रह्मा चलानी साहब ने कि इसी प्रकार ताइवान के भी जो सेनाध्यक्ष की मृत्यु जो है 2020 मतलब कि करीब 1.5 साल पहले या पौने 2 साल पहले इसी प्रकार हुई थी और इनकी मृत्यु होते ही चीन ये भी आशंका प्रकट की जा रही थी और काफ़ी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है वो इस तरह से वक्तव्य जारी कर रहा था कि जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, और होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका कि भाई कि दुनिया उसको पकड़े, उसकी ओर शक की सुई घूमे और लोग उसको शक की निगाह से देखें। उसके पहले ही वो हल्ला वल्ला करना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत में आए हों तो अमेरिका को बुरा लगा हो तो अमेरिका की CIA शायद ऐसा काम करवा सकती है। तो ऐसे वक्तव्य जो है, वैसे भी ग्लोबल टाइम्स चीन का एक झूठ का और अफवाह का कि एक प्रोपेगेंडा मशीन है। तो लेकिन वो अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से वो सारे वक्तव्य जो है वो भी चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो वामपंथी पार्टी है, उसी के दबाव में, उसी के हित को साधते हुए इस तरह के वक्तव्य जो है वो जारी करती रहती है। तो उसी संबंध में ये हुआ कि हमारे जो स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जो कि हमारे सेना के प्रथम CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं, और इतना ही नहीं कि उनका योगदान जबकि हमारे सेना अध्यक्ष थे और उसके बाद जब CDS बने, CDS बनने के बाद उनका जो योगदान रहा है, खास करके तीनों सेना की जो 3 अंग हैं, थल सेना, जल सेना और नौसेना, इनमें समन्वय
जो है कमांड के रूप में जिसको बोलते हैं थिएटराइजेशन ऑफ कमांड, ये बहुत ही जरूरी होता है। और युद्ध जीतने के लिए माने सेनाओं का समन्वय, इंटीग्रेशन और कमांड का इंटीग्रेशन, ये माने सैन्य सफलता की एक बहुत बड़ी कुंजी है, उसकी एक बहुत बड़ी कुंजी है। तो इसमें बहुत वो काम कर रहे थे। तो हमारे दुश्मन के देशों पर में खटक रहा था, बात सही है, लेकिन हमारे दुश्मन के देश चीन हो चाहे पाकिस्तान, ये मत समझे हमारा देश बिल्कुल सक्षम है कि ये एक नहीं, वो हजारों जो है जनरल बिपिन रावत को पैदा कर सकता है, इस मुगालते में न रहे। तो एक और जहां पूरा राष्ट्र हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के मृत्यु और उनकी पत्नी जो थी स्वर्गीय श्रीमती मधुलिका रावत जी, और हमारे सेना के जवान 13 यानी 12 और की मृत्यु पर पूरा देश शोक में डूबा हुआ था और उसको व्यक्त कर रहा था मैंने वो ट्वीट आदि के माध्यम से। वहीं पर कुछ हमारे देश के गद्दार इनकी मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय वो अपनी खुशी को रोक नहीं पाए और उसको जो है ट्वीट के माध्यम से बोलने लगे, और उसमें कई सेना के भी थे। तो सेना में तो ऐसे ही है कि जो जेएनपीसी ने हर क्षेत्र में को प्रदूषित किया है, संस्थाओं को बंधक बनाया है, तो उसका प्रदूषण जो है उन क्षेत्रों में भी और उसके इस जेएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांडार चौकड़ी कागज के कुछ टाउट्स, कुछ उसके चमचे इस क्षेत्र में भी देखे जा सकते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और वही टाउट्स जो है जो सेना के लिए जब हथियार खरीदने की बात आती है तो उसमें दलालों को खोजने में ऐसे ही जो है वो जेएनपीसी के जो टाउट्स हैं, जो चमचे हैं, जो कि सेना के क्षेत्र में हैं दो चार जो है, तो वो उसकी दलाली के प्रयासों में बहुत काम आते हैं। तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और देश ने देखा होगा कि जिस समय लद्दाख के मामले में भारत और अपने दुश्मन चीन के बीच युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति थी, और जो है ये झूठ बोल रहा था गद्दार ये राहुल गांधी कि चीन की सेना घुसी, और इस विषय में मैंने विषय ने भटका नहीं ले, लेकिन उसको उस गद्दार राहुल गांधी को याद दिलाना जरूरी है कि जेएनपीसी के शासनकाल में मैंने कि वो जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने तो 1962 के युद्ध के बहाने हमारे देश की और लद्दाख की 42,000 वर्ग मील अपने दुश्मन चीन के हाथों दे दिया। और वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू लोकसभा में वक्तव्य दिया कि वो जमीन गई तो क्या हुआ, और उसका नाम है वो अक्साई चीन, हाँ अक्साई चीन उसका नाम है। अक्साई चीन गया तो क्या हुआ, वहां तो एक घास भी नहीं उगती। तो यह कोई गद्दार ही बोल सकता है। तो इस संबंध में ये बीजेपी वाले तो इस जो गद्दार जेएनपीसी है, ये गद्दार ये राहुल गांधी है, उसके आगे तो ये भीगी बिल्ली वो बने रहते हैं। उसके प्रवक्ताओं जो कि झूठ और अफवाह के माने काफी उसके अपनाने वाले होते हैं, या उसके बड़े महारत हासिल होती है उनके नेताओं और जेएनपीसी के नेताओं और प्रवक्ताओं को, झूठ भी अफवाह भी, वो भी हैकड़ी के साथ। तो उनके सामने ये बीजेपी के जो प्रवक्ता होते हैं, चाहे टीवी चैनल पर हो चाहे कहीं भी हो, ये भीगी बिल्ली बन के बस यानी उसके हैकड़ी का समर्थन ये करते रहते हैं। तो कोई नहीं बोला कि और भारतीय अवाम ताकत दल ने
अपने YouTube के माध्यम से सैकड़ों बार बोला है कि कि वो गद्दार राहुल गांधी, पहले तुम अपने नाना के द्वारा की गई देश के खिलाफ गद्दारी का हिसाब दे, जिसने जो है 42,000 वर्ग मील जो है अपने दुश्मन चीन को दे दिया, और उसका भी हिसाब दे कि जो जिस तिब्बत पर चीन का कब्जा हुआ है, उस तिब्बत को भी उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार साजिश करके थाली में सजा करके वो चीन के हवाले किया, और उस चीन ने 80 लाख से ऊपर माने नरसंहार करके जो है उसको माने कब्जा किया है। यही नहीं, और इसने इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि नरसंहार करके ही इन कम्युनिस्टों ने 1949 के आसपास जो है चीन पर कब्जा किया था। नरसंहार कितने का? 12 करोड़ का नरसंहार करके इन कम्युनिस्टों ने चीन पर कब्जा किया था। तो जो हाल ये तालिबान की इस समय है, वही हाल जो है वो कम्युनिस्ट चीन की थी, या कम्युनिस्ट चीन के सरकार की थी, और जो है पूरा देश उसको अछूत मान रहा था। उसी समय ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाया। इसकी गद्दारियों तो बताना बहुत जरूरी है, और ये बताना इसलिए जरूरी है कि ये जो बेवकूफ योगी आदित्यनाथ है, जो जिन्ना कह रहा है, पहले ये देखे कि जिन्ना का नाम रटने के पहले इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों को देखे। और इस बेवकूफ योगी आदित्यनाथ को बताना जरूरी है कि ये उसके मन में इतनी उसका दृष्टिकोण इतना प्रदूषित है कि जब इलाहाबाद का नाम बदल रहा था, चूंकि वो वहां पर मुसलमान लिखा हुआ है, तो वहां उसने बदल दिया। लेकिन उसी के बगल में मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में जिसमें मोतीलाल लिखा हुआ, मोतीलाल जो है बहुत ही इस देश का बहुत ही खतरनाक गद्दार था, तो उसका नाम टच नहीं किया इसने योगी आदित्यनाथ ने। तो योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत जरूरी है कि नेहरू की गद्दारियों को जरा वो समझे, और जिन्ना को यानी विलेन साबित करना, जिन्ना को हर तरह से जो है उनको एक शैतान के रूप में पेश करने का मतलब ही है कि नेहरू जैसे इतने घोर गद्दार की गद्दारियों को ढकने की साजिश करना। तो वही साजिश कर रहा है ये योगी आदित्यनाथ। यह हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को जानना चाहिए, और कम से कम ये विषय वो भटक न जाए। इसी पर आते हैं, तो उस गद्दार राहुल गांधी से ये देश पूछे, वो बीजेपी वाले पूछे कि नहीं, वो तो इन गद्दारों को पाल रहे हैं। लेकिन देश के लोग, खास करके उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, वो कहे कि पहले वो ये गद्दार राहुल गांधी अपने नाना जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों का हिस्सा पहले वो दे दे, तब इसके बाद बोले कि चीन घुसा कि नहीं। और इसके बाद तमाम इस तरह से अब सत्य सामने आ रहा है कि इन जेएनपीसी वालों ने, जो कि खुद ही इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, चीन के साथ सीमा पर सड़क नहीं बनवाए। जब भी जो उधर से घुसपैठ होती थी, इधर से जो है आदेश मिलता था कि यदि वो घुस आए हैं तो उतना ही तुम पीछे हट जाओ, और 20 किलोमीटर का फासला रखो। 20 किलोमीटर में फिर वो घुसते थे, फिर ही हटते थे। तो हटवाते गए और अपने भारत की सीमा में घुसवाते गए, और इन 60-70 सालों में जो 42,000 वर्ग मील उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपने दुश्मन चीन के हाथों दे दिया, उसके अलावा 200 किलोमीटर ये सब घुसाए हैं मैंने चीन की सेना को अपने भारतीय क्षेत्र में, इस गद्दार जेएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी वालों ने, तो 200 किलोमीटर। और चीन, देखिए इनकी गद्दारी तो देखिए, बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, इसकी गद्दारी के विषय में पूरा देश को जानना चाहिए, इसकी गद्दारी के विषय में। और इन गद्दारों को जो ये मोदी जी पाल रहे हैं, इनकी भी गद्दारी को
को जानना चाहिए कि इन गद्दारों को क्यों पाल रहे हैं। पाली ये मैंने मोदी जी और बीजेपी वाले पाल ही नहीं रहे हैं, ये भी साजिश कर रहे हैं कि देश इसको गद्दार न माने। ये इनकी गद्दारी है। तो और कैसे सफाई से बचाते हैं इसको देखने की आवश्यकता है। तो 200 किलोमीटर वो घुसा है और बार बार आ रहा है कि इस तरह के सत्य आ रहे हैं कि किस तरह से जो है उस चीन सेना घुसती गई और इधर से आदेश वो देते गए और इस प्रकार से वो घुसे सब। ये इतने गद्दार थे कि पाकिस्तान की ओर से जब फायरिंग होती थी, पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करनी है कि नहीं उस सीमाओं पर, उसका आदेश दिल्ली से था जाता। और दिल्ली से आदेश जाने के बाद तब जो है वो हमारे सीमाओं पर जो सेना के जवान है उनको फायरिंग का आदेश मिलता था, तब करते थे। इतना ये हम अपनी सेना को ये इतना निष्क्रिय पंख बनाए हुए थे ये गद्दार जेएनपीसी वाले। हमारे देश के लोग समझे, सारे मुद्दे आप छोड़ दीजिए, इन गद्दारों का निपटारा करना है। और इसी गद्दार जेएनपीसी के साथ समाजवादी पार्टी भी चिपकती रहती है। समाजवादी पार्टी को इस गद्दार जेएनपीसी से अलग मत मानिए। जब स्वार्थ होता है तो ये दोनों साथ में होते हैं। और जब इनका आपसी कोई गोटी नहीं बैठती है, कोई तालमेल नहीं बैठता है, तो बहुत दिखाते हैं कि इनसे अलग है। समाजवादी पार्टी को इस गद्दार जेएनपीसी से अलग, मैंने हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अलग न माने इसको। मैंने ऐसे भी खुलासे आए हैं कि कई बार इस जेएनपीसी की सरकार ने सेना को पीछे हटने के लिए कहा। सेना का एक अधिकारी बल्कि वो बेड पर था, बोला कि मैं मृत्यु शैया पर हूं, लेकिन तुम हटो मत। और कई बार जो है उसके आदेश न मानने पर जो है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी कराते थे, कोर्ट मार्शल भी कराते थे। माने हर तरह से अपनी ही सेना को पंख करना, ये इनका रिकॉर्ड रहा है। लेकिन मेरे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, ये तथ्य तो अपने स्थान में सही है। इस गद्दार जेएनपीसी को वोट क्यों मिल रहा है? राजस्थान के लोग अभी भी वोट क्यों कर रहे हैं? पंजाब के राजस्थान के हमारे भारतीय भाई बहन इस गद्दार जेएनपीसी को वोट क्यों कर रहे हैं? हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जिसने सरेआम कत्ल करवाया, तो वो पंजाब के हमारे भारतीय भाई बहन इसे कत्ल कराने वाले को और इतने बड़े गद्दार को अभी भी वोट क्यों कर रहे हैं? अभी भी उसकी सरकारें जो है, अभी भी उसकी सरकारें क्यों बनवा रहे हैं? ये सवाल है। सवाल भी है, दुख भी है। सारी चीजें सत्य हैं, लेकिन अभी भी हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन पता नहीं किन कारणों से किस भ्रम में जो है इस गद्दार जेएनपीसी को वोट कर रहे हैं। खास करके राजस्थान के खास करके हमारे राजस्थान के भारतीय भाई बहन, पंजाब के जो है वो भारतीय भाई बहन, हमारे महाराष्ट्र में भी अभी समर्थन मिल रहा है, मध्य प्रदेश के भारतीय भाई बहन, छत्तीसगढ़ के भारतीय भाई बहन, झारखंड के भारतीय भाई बहन और हरियाणा के अभी भी इस गद्दार जेएनपीसी को वोट क्यों कर रहे हैं? क्या मजबूरी है? और केरल के इतना जान लीजिए कि इसको जड़ से उखाड़ना बहुत जरूरी है। अब चूंकि ये जिम्मेदारी अब आपके ऊपर ही आई है। अब ये चुनाव आया है ना, ये घूम रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की जनता इसे प्रियंका गांधी से पूछे कि तुम तो चोरनी हो, तुम चोरनी हो, तुम अपने पति और अपने भाई के साथ मिलकर के
हरियाणा और राजस्थान के किसानों की जमीन तो तुमने हड़पी हुई है। वो तो ये गद्दार जो है मोदी है कि इसने किसानों की हड़पी हुई जमीन इनसे छीन करके अब हमारे किसान भारतीय भाई बहनों को तो यानी वापस नहीं करवाया ये मोदी, उन्हीं की हड़पी हुई जमीन पर जो है ये गद्दार मोदी जो है वो निवेश करवा रहा है। तो ये मोदी भी कम इस देश के लिए खतरनाक नहीं है। जेएनपीसी के सारे उद्योग मोदी जी के सह से उसके जो है संरक्षण से चल रहे हैं। बात चली थी ना कि हमारा देश गुलाम कैसे हुआ, कैसे हम हारे, तो वो देश के ही गद्दार। इन गद्दारों को पहचानिए और आपके पास जो है आपके पास जो है मताधिकार का अमोघ अस्त्र है, उसको जाय मत करिए और इनको नस्ल नाबूद करिए। तो बात चल रही थी कि हमारे स्वर्गीय जनरल और सीडीएस हमारे बिपिन रावत साहब और उनकी धर्मपत्नी और 12 और जवानों की मृत्यु पर पूरा देश शोकाकुल था, गमगीन था। उसी समय हमारे गद्दार जो है वो जश्न मना रहे थे। वो उनकी खुशी जो है वो रुकी नहीं जा रही थी और ट्विटर इत्यादि के माध्यम से वो इस तरह से देश विरोधी गद्दारी का जो है वो ट्वीट कर रहे थे। उसमें कुछ सेना के लोग भी थे। तो अभी बताया कि सेना की चूंकि जो इसने अब जगह जगह अपने टाउट्स, अपने अपने करनीस, अपने चमचों, अपने स्टूजेज एंड प्रोटीजेज को बिठा रखा है, तो उसी का छींटा सेना में भी देखने को मिलता है। और वही सेना के अधिकारी जो जितनी दलाली खाई है इसने जेएनपीसी ने हथियारों के खरीद में, तो ऐसे ही जो है इसके चमचे किस्म के अधिकारी सेना के वो उसमें मदद करते रहे हैं। तो उनसे कोई बहुत विशेष आश्चर्य की बात नहीं है, वो भी गद्दार ही हैं देश के। लेकिन उससे भी बढ़ करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में भी 50-60 का वो लिस्ट दिखा रहा था, वो भी खुशी मना रहे हैं। ये बराबर शिकायतें आती रहती हैं, बराबर खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, कि जब भी पाकिस्तान कोई माने क्रिकेट जीतता है, क्या जीतता है, खुशी मनाने वाले और पटाखे फोड़ने वाले, जश्न मनाने वालों का जो है एक दृश्य सामने आता है उसके विषय में। और जब देश में गमगीन होता है तो यही तत्व जो है अपनी असली वो फितरत दिखाते हैं और देश के साथ गद्दारी करते हुए वो खुशी मनाते हैं। सेना के जवान जब मारे जाएंगे तो खुशी मनाएंगे। और उसमें एक कश्मीर का भी कोई था। और इन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जिन लोगों ने गद्दारी की है, समाचार ये भी आया है कि इसमें काफी जो है इस कांग्रेस या जेएनपीसी के भी जो है सदस्य हैं। तो ये तो भारतीय जनता दल ने बहुत पहले ही कहा है कि जितने भी इस मुल्क के साथ गद्दारी करने वाले तत्व और जो है उपद्रवी तत्व, कट्टरवादी तत्व और असामाजिक तत्व और हिंसक और उपद्रवी तत्व जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के हिस्से में पाए जाते हैं, वो इन्हीं जो देश विरोधी या देशद्रोही जो पार्टियां हैं, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडा चौकड़ी के ही हैं वो एजेंट, उसी के द्वारा ये पाले जाते हैं। और वो समाजवादी पार्टी के लोग होते हैं और टीएमसी, ये 3 मुख्य हैं और आरजेडी के भी और कुछ एनसीपी के भी। ये कई बार बोला गया है इस कायर और गद्दार मोदी से कि इस देश को निजात दिलाने के लिए कम से कम शुरुआत तो करिए, इस राहुल गांधी को
सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को आप जो है उनको पंगु करके इटली भेजिए, और उसी प्रकार पंगु करके जैसे सीताराम येचुरी, डी राजा और कन्हैया कुमार को पंगु करके पैक करके वो बीजिंग भेजिए। ये हंसी की बात नहीं है, जरूरी है इस देश की, इस देश को यदि महफूज रखना है तो शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी। तब देखिए ये जो हमारे मुल्क के साथ जो गद्दारी करने वाले जो तत्व जो पाए जाते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, सब के सब बिल्कुल मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। वो ये उन्हीं की से ये गद्दारी करते हैं। लेकिन कुछ और भी करने की आवश्यकता है कि जब भी पाकिस्तान की किसी जीत पर वो पटाखे फोड़े जाएं, जश्न मनाया जाए, खुशी जाहिर की जाए, या हमारे सेना के जवान, हमारे जनरल की मृत्यु हो तो ये वो करें, तो मौन मत रहिए। ये कहावत है कि मौन जो है वो समर्थन का यानी स्वीकार का की निशानी होती है। जब भी कोई ट्वीट करता है तो हमारे इस्लाम आस्था, मान लीजिए कि उन्होंने 50 लोगों ने ट्वीट किया, तो कम से कम हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से 5 लाख 50 लाख लोग ट्वीट ये करें, ये देश के गद्दार हैं। माने 50 लाख हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ट्वीट करके इन गद्दारों के खिलाफ आवाज उठाएं कि भाई ये इन गद्दारों को पहचान करके हमारी सरकार देश के बाहर करे। तो इस्लाम आस्था में पाए जाने वाले गद्दारों ही नहीं बल्कि सेना के भी जो गद्दार हैं उनके लिए भी आवाज उठाइए, तब बात बनेगी। मौन रह जाएंगे, चुप रह जाएंगे, और तभी तो जो इस तरह के जो तत्व कहते हैं कि इस तरह के जो तत्व कहते हैं कि साहब आप क्या बात करते हैं, आप उनको साथ में लेने की बात, साथ तो लेना ही है। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, सबको साथ में लेना है। और धीरे धीरे भारतीय जनता दल पहचान भी कर रहा है कि जो है वो कौन से तत्व हैं जो कि इस भारतीय एकता के रास्ते में जो है वो बाधक हैं। तो सबसे बड़े बाधक कौन है? जीएनपीसी, उसके बाद बीजेपी, उसके बाद ये पार्टियां, प्लस ये जो तत्व हैं जो इन्हीं पार्टियों के द्वारा पाले गए हमारे इन्हीं तबकों में, अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में, और उसी प्रकार हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में भी वो तत्व पाए जाते हैं जो कि इसी तरह की बातों को भड़काते हैं, जैसे उनकी हिंदू वाहिनी है और बजरंग दल इत्यादि वगैरह। तो आ जाइए कि ये जो अक्सर इस तरह की जो माने वारदातें या इस तरह की जो समाचार मिलता है, तो उसमें आवश्यकता इसी बात की है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो मौन न रहे, चुप न बैठे, बिल्कुल वो मतलब कि वो वोकल होकर के सामने आकर के इन गद्दारों के खिलाफ जो भी बन पड़ता है, मतलब सोशल मीडिया है, ट्वीट करना है, ट्वीट करके इन गद्दारों के खिलाफ आवाज उठाएं और कहें कि भाई कि इन सारे गद्दारों को और सेना के भी गद्दारों को देश के बाहर किया जाए, तब ये माहौल आएगा। और तभी संभव होगा कि जो ये नकली राष्ट्रवादी, नकली भारतीय, नकली जो है वो राष्ट्रभक्ति जो दिखाते हैं बीजेपी वाले, तभी तो एक्सपोज होंगे। ये तभी एक्सपोज होंगे जबकि आप सच्ची जो है देशभक्ति आप दिखाएंगे, और देशभक्ति दिखाने का यही अवसर है और यही तरीका है कि जब भी आपके तबके से कोई ऐसी गद्दारी करता है मुल्क के खिलाफ, आप तुरंत जो है बिल्कुल आक्रामक रूप में उठ खड़े होइए, ट्वीट करिए, सोशल मीडिया पर डालिए इन गद्दारों के खिलाफ। जीएनपीसी के गद्दारी के विषय में हमारा देश जरूर जाने। नेहरू और वो जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी ने तो जो गद्दारी तो किया ही किया है,
जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारियों का एक लंबा सिलसिला है, लंबा सिलसिला है, और देश को जानने का पूरा हक है और जरूरी। तो अभी वो विषय भटकने न पाए और उसी पर केंद्रित करते हुए आगे बताते हैं कि 2008 में जबकि सोनिया मनमोहन की यूपीए सरकार थी, तो ये दोनों माँ बेटे गए थे, चीन गए थे, और उसमें जो कि शी जिनपिंग इसमें राष्ट्रपति है भारत का, चीन का, तो वो नंबर 2 पोजीशन पर था। तो मैंने उधर से शी जिनपिंग और इधर से सोनिया गांधी, यानी उसके गवाही के रूप में, और वहाँ की जो है कम्युनिस्ट पार्टी की, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का वो और ITD इंटरनेशनल ट्रीटी डिपार्टमेंट का वो समझौता किया इस गद्दार राहुल गांधी के साथ। वैसे दो देशों के बीच में उनके राजनीतिक दलों के बीच में समझौता नाम की कोई चीज विश्व में कहीं नहीं देखी गई है। और ये बात जब सर्वोच्च न्यायालय में भी जब आई, तो सर्वोच्च न्यायालय को भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई इस तरह का जो उदाहरण है कि दो देशों के बीच में उनके राजनीतिक दलों के बीच में समझौता, दो देशों के बीच में से सिर्फ सरकारों के बीच में होता है समझौता, सरकारों के बीच होता है, राजनीतिक दलों के बीच में नहीं। ये अपने किस्म का एक अलग अजूबा जो है समझौता, जो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो कि राजनीतिक दल है, और यहाँ की जो राजनीतिक दल ये कांग्रेस या JNPC का के बीच में समझौता हुआ। और उस समझौता के तहत जो है 800 करोड़ डॉलर उसने रिश्वत दिया इसको JNPC गद्दार JNPC को गद्दारी करने के लिए भारत के खिलाफ, और वो राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। तो उसने सबसे पहले क्या गद्दारी किया, JNPC ने भारत के बाजार खोल दिया वो चीन के लिए। और दूसरी तो जब और ये पाकिस्तान तो उसके गोद में खेलता ही है, तो पाकिस्तान ने योजना बनाई 26/11 के आक्रमण की, और उस योजना बनाने के पहले वो इस चीन से पूछ लिया था कि भाई यदि हम इस तरह का वो 26/11 की तरह हम जो है मैंने जो मुंबई में अटैक हुआ था कि जिसमें कि कसाब वो पकड़ा गया था, इस तरह का हम हमला करेंगे, आतंकवादी हमला करेंगे, तो निश्चित है कि भारत जो है वो रिटेलिएट करेगा और काफी वो उग्र होके वो हमला करेगा या सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है। तो चीन से उसको संकेत मिलने के बाद तो चीन कहा कि नहीं हम इसको देख लेंगे। तो वही चीन इस सोनिया और राहुल को बोला कि भाई इस तरह का अटैक होगा तो कम से कम तुमको जो है जवाबी कार्रवाई नहीं करनी है। तो उसी का असर हुआ कि जब 26/11 का जब यानी मुंबई में आतंकी हमला हुआ तो पूरा देश वो बोला था, और उस समय के वायुसेना अध्यक्ष ने पूरा प्लान बना करके इन्हीं सबों के पास गए और वो कहा कि ये जो पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक हम कर सकते हैं, बस आप हमको अनुमति दे दीजिए। जो वो मनीष तिवारी कांग्रेस का, वो भी किसी तरह से अब जाकर के मैंने अब तक तो वो सरकार में था, उसी पार्टी में था, अब तक नहीं, तो बस उसने किताब लिख दिया कि उसमें सर्जिकल स्ट्राइक हम कर सकते थे, ये हमारी कमजोरी है। लेकिन असली बात वो नहीं बताया। असली बात जो JNPC ने जो
जो पैसा लेकर के इस मुल्क के साथ गद्दारी किया और जो कि इस देश को जाना चाहिए, उसको मनीष तिवारी ने नहीं बताया। तो जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ था और वायुसेना अध्यक्ष ये कहे कि भाई हमने पूरी तैयारी कर ली है, पूरी योजना, पूरी प्लानिंग हमने कर ली है और हम इस पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हम करना चाहते हैं। तो वही जो ये सब सोनिया राहुल चीन से जो रिश्वत लिए थे, जो घूस लिए थे $8 करोड़ का राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए, तो उसी के एवज में भारत के खिलाफ गद्दारी करते हुए हमारे वायुसेना अध्यक्ष को जो कि पूरी तरह तैयार था, उसको 26/11 के बदले में सर्जिकल स्ट्राइक करने की अनुमति नहीं दिया। ये गद्दारी है जेएनपीसी की, और जेएनपीसी का तो इस देश के खिलाफ गद्दार है। यही चीज जो है पूरे देश को जानना चाहिए। हमारे जो केरल के हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनको भी जानना चाहिए, हमारे छत्तीसगढ़ के जो भारतीय भाई बहन हैं उनको भी जानना चाहिए, मध्य प्रदेश के जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनको भी जानना चाहिए, जो राजस्थान के हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं जानना चाहिए कि ये देश की सबसे बड़ी गद्दार पार्टी है और जब तक ये रहेगी भारत जो है वो जीत नहीं सकता। ये हमारे देश के लोगों को जानना चाहिए कि जितना दुश्मन हमारा चीन पाकिस्तान है, उससे से 1000 गुना दुश्मन ये सब है जेएनपीसी, वाम दल वगैरह, और उनके साथ जो ये छुट भैये हैं, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, ये सब बहुत खतरनाक है। यही चीज जो है वो समझने की आवश्यकता है कि ये देश के दुश्मन है, ये भारत के दुश्मन है, और ये सारे भारत के दुश्मनों को पालने वाला मोदी भी जो है इस भारत का बहुत ही खतरनाक दुश्मन हो गया है। तो इसने जो है वो नहीं दिया। ये बातें अब खुल के आ रही हैं कि बराक ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति, ने जब इस मनमोहन से पूछा कि भाई जब वो 26/11 का आक्रमण हुआ आपने कुछ किया क्यों नहीं, तब ये मनमोहन क्या बोल रहा है कि हमने इसलिए नहीं किया कि यदि हम आक्रमण करते पाकिस्तान के ऊपर तो हमारे भारत के एक तबके में बहुत गलत संदेश जाता, ये बोला था। तो उसको बोलने का मतलब है कि हमारे देश के, जिनको आप मुसलमान कहते हैं, मतलब कि, और भारतीय जनता दल मुसलमान नहीं कहता है, उनको आदर देने के लिए, उनको अपनाने के लिए जो संबोधन का इस्तेमाल करता है वो संबोधन है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर सीधा ये कहने की कोशिश किया कि पाकिस्तान के मामले में हमारे देश के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन गद्दार हैं। ये उसके कहने का मतलब था, वो मनमोहन के कहने का मतलब था कि पाकिस्तान की बात आएगी तो हमारे देश के मुसलमान जो है पाकिस्तान का साथ देने, मतलब कि पाकिस्तान को लेकर हमारे देश के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन मुल्क के साथ गद्दारी करेंगे। बताइए, मोदी लाख बुरे हों, मोदी जी ने एक बार बोला था कि हमारे देश के मुसलमानों पर, उनकी देश के मुसलमानों की देशभक्ति पर पूरे देश को नाज है, ये कम से कम बोले थे, वो उनकी कोई भी पॉलिसी हो। लेकिन ये बेहुदा मनमोहन जाके बोल रहा है कि यदि हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैनिक कार्रवाई करते तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है वो पाकिस्तान का साथ देते। उसके कहने का मतलब ये था, मतलब कि सीधे इन पर एक इल्जाम वो लगा रहा था गद्दारी का, और सामने सब ये क्या बोलते रहते हैं। यही बात तो जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले सभी भारतीय भाई बहन इसे गद्दार जेएनपीसी से सवाल करें, भाई गद्दार तो तुम हो और हमको बोल रहे हो,
हमारे सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इस गद्दार जेएनपीसी से सवाल करें कि गद्दारी का इतिहास तुम्हारा रहा है, तुम्हारी करतूत रहे है, और तुम जो है मौके मौके पर हमको गद्दार जो है वो साबित कर रहे हो। ये सवाल हमारे सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इस जेएनपीसी से जरूर सवाल करें। और कम से कम ये चुनाव आ रहा ना, इसी चुनाव के समय ये चुनाव उत्तर प्रदेश का 2022 का अब अभी आने वाला है, एक आध महीने में, हमारे सब विशेषकर हमारे सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इसे चोरनी जो प्रियंका से पूछे कि तुम्हारे मनमोहन ने उसको हिम्मत कैसे पड़ी कि हमको जो है गद्दार जो है वो साबित करे। पूछिए उसे। तो इतने बड़े सामने जो है क्या क्या दिखाएंगे, टोपी पहन लेंगे और हमेशा जो है सेकुलरिज्म और हमारे अल्पसंख्यक बोलते रहेंगे। इनके मन में क्या है ये देख लीजिए। सलमान खुर्शीद ने जब वो किताब जो अयोध्या वाले लिखी और उसने, और इस समूह का काम ही है देश में हमेशा नफरत फैलाना, जहर घोलना, जेएनपीसी के हर एक नेता का काम ही है। और इस संबंध में मैं जरा वो बता दूं कि कोई समाचार आ रहा था कि ये गद्दार राहुल गांधी कह रहा था कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम तो राष्ट्रीय हैं। अरे तुम जो है न तो तुम एंटी हिंदू हो, न तो तुम एंटी मुस्लिम हो, तुम सबसे बड़े एंटी भारत हो, देश के गद्दार हो तुम। लेकिन वही चीज है कि हमारे देश के लोग पहले भारतीयता के आधार पर एक हों और तब इसको नष्ट में नाबूद करें, इसकी पार्टी को हर जगह। तो सलमान खुर्शीद जो है जब अयोध्या नाम की जो किताब उसने लिखा और उसने हमारे हिंदू सनातन को तुलना कर दिया बोको हराम और इसी से, देखिए उसकी मानसिकता। सवाल उसकी मानसिकता से तुलना नहीं है। मैंने ये लिखने पर जो है एक नफरत का एक लहर दौड़ेगी देश में एक दूसरे के प्रति। ये वो माने ये समाज उसके प्रति नफरत करेगा, वो समाज इसके प्रति नफरत करेगा, और जितनी नफरत फैलेगी हमारा भारतीय समाज कमजोर होगा। और जितना ही भारतीय समाज कमजोर होगा तो ये देश के गद्दारों यानी जेएनपीसी और वाम दलों को अपनी स्वार्थ की या राजनीतिक रोटियां सेकने में उनको सहूलियत होगी, क्योंकि इनका इतिहास रहा है। देश को बांट करके सत्ता हथियाई किसने? नेहरू ने। और वो देश की त्रासदी, देश बटा, 25 से 30 लाख लोगों की जान गई। ऐसी त्रासदी आप कहीं भी विश्व में आप नहीं देखेंगे। 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े, और इस तबाही के मंजर पर वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू अपने सत्ता हथियाने की हवस पूरा किया उसने। तो इन समूह का इतिहास रहा है कि देश की तबाही पर देश जितना ही जलता रहे, नफरत फैलता रहे, तभी ये इनको सत्ता हथियाने में इनको सहूलियत होती, आसानी होती। इन समूह ने 84 में हमारे 6000 सिख भारतीय भाई बहनों का कत्ल करवाया, तभी उसको जो है सर्वाधिक सीटें मिली, 4 से 12। तो इनका ये यकीन है और इनकी प्रैक्टिस है कि देश को जितना ही तबाह करो, नफरत फैलाओ, तभी इसको सत्ता मिलती। तो इसकी गद्दारियों का कोई वो जो है वो इंतहा नहीं है। लेकिन इस रूप में जाने के बजाय ये बीजेपी वाले किस तरह से इसको बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। बीजेपी वाले भी इस मुल्क के, हमारे प्यारे मुल्क भारतवर्ष के कम गद्दार नहीं है, और बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं कि कम से कम राहुल गांधी को इस देश का गद्दार के रूप में बेनकाब ना हो। लेकिन भारतीय जनता दल वो कह चुका है, इसको तो गद्दार जो है वो
बेनकाब तो करेगा ही, मोदी को भी देश का गद्दार के रूप में बेनकाब करेगा, जो कि इस गद्दार जेएनपीसी के जो गद्दार जो है ये राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, जो आप इसकी रक्षा कर रहे हैं। और तमाम इस तरह की आपकी यानी कारगुजारियां हैं मोदी जी कि न बताइए कि इसकी रक्षा की वाली बात देश को जानना चाहिए। जिस दिन मोदी महोदय ने 2014 में जिस दिन इन्होंने प्रधानमंत्री पद का चार्ज लिया, ग्रहण किया, उसी दिन जो है इन्होंने एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम यानी विशेष जांच दल जिसका कि आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय वो दे चुका था, और उसकी भी एक कहानी है लंबी, तो दे चुका था, और वो काले धन पर था। वो ऐसे था कि जिसमें 2011-12 के आसपास 2011-12 के आसपास काले धन पर काफी काला धन और भ्रष्टाचार पर काफी जो है चर्चाएं चल रही थी देश में। उसमें अन्ना हजारे का भी आंदोलन चल रहा था। हालांकि वो अन्ना हजारे, अब तो पता चला अन्ना हजारे वो इसी जेएनपीसी के ही द्वारा जो है वो खड़ा किए गए थे ताकि जनता का ध्यान वो भटक जाए, भाग जाए। तो कालेधन पर सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में चल रहा था। और राम जेठमलानी की एक जो है कालेधन पर एक याचिका भी पड़ी हुई थी। एक याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पड़ी थी और उस पर बहस भी चल रही थी। सर्वोच्च न्यायालय काफी इस बात को बल दे रहा था कि भाई कि ये जो भारत सरकार जो है वो कालाधन का पता लगाए। पूरी दुनिया में कालाधन का पता लगाने के लिए गूगल सर्च इंजन, कई सर्च इंजन पूरा दुनिया में लगे हुए थे, और काफी उस समय जो है मैंने पता लग भी गया। और उसी समय कोई राष्ट्रपति था अमेरिका का, उसने स्विस बैंक में अमेरिका के जितने कालाधन लोगों ने जमा किया था सब पता भी कर लिया और सब ले भी गया वहां से। लेकिन ये जो गद्दार जेएनपीसी वाले हैं, जिनकी सरकार थी यूपीए वाली, ये सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते रहे कि भाई हम वो जानकारी अमेरिका जो है वो प्राप्त कर सकता है। अमेरिका जो है अमेरिका अपना जो है कालाधन जो है ले जा सकता है। लेकिन ये जेएनपीसी वाले बोल रहे थे कि न तो हमको जानकारी मिल रही है, और हम एक झूठा तर्क, हम जो है DTAT डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी से बंधे हुए हैं। माने एक झूठा, बहुत ही झूठा तर्क है। DTAT डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी से बंधे हुए, इसलिए हमको नहीं मिल रहा है। तो जब दुनिया की और एजेंसियों को दूसरे देशों के भी जो है कालाधन की जानकारियां मिल गई, और उसमें जर्मनी की एक सरकारी कंपनी उसने भी काफी पता कर लिया था। भारत के लोग, भारत के भी संबंध में जो कालाधन की जानकारी थी उसको मिल गई थी। तो जर्मनी ने कहा था कि भाई हम दूसरे देशों को तो कुछ चार्ज लेंगे, तो वो चार्ज पर कुछ मतलब कि कुछ प्रभार पर वो जानकारी जो है वो दूसरे देशों को हम दे रहे हैं, लेकिन भारत के लिए हम फ्री ऑफ कास्ट मुफ्त में देने के लिए तैयार हैं। तब भी ये गद्दार जेएनपीसी जिसकी सरकार थी यूपीए, ये सब लाए नहीं। क्यों नहीं लाए? इन्हीं का तो था, यही तो डकैती, यही डकैत थे, और इन्हीं का जो है वो कालाधन था। तो कैसे लाते ये? तो कभी नहीं लाए। लेकिन अनऑफिशियली वो जानकारी मैंने आ गई थी, और वित्त मंत्रालय के कई अधिकारियों के पास आ गई थी। और जैसा कि किसी मैंने कुछ एपिसोडों के माध्यम से, मैंने इसी भारतीय अवाम ताकत दल के एपिसोडों के माध्यम से ये बताया भी गया था कि 11-12 के आसपास जो लिस्ट आई थी, और उसमें मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था किसी मंत्रालय में। अब फर्दर हम नहीं वो बता पाएंगे। मैं भी ज्वाइंट सेक्रेटरी था कि किसी मंत्रालय में। हमारे भी मित्र दोस्त जो है
जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक के थे, उन्होंने बस यही कहा कि सिंह साहब इस विषय में जानकारी तो है, लेकिन इस जानकारी हम आपको कर भी सकते हैं, लेकिन ये जानकारी हमारे आपके अलावा कहीं लीक ना हो, इसलिए कि बहुत ये बदला लेने वाली जो ये पार्टी है जेएनपीसी, और यदि कुछ हुआ तो हम लोग बहुत छोटे मोटे अधिकारी हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के, तो ये सब चटनी कर देंगे। और उसी समय ये जानकारी मिली थी 11-12 वो 2011-12 के आसपास कि अमाउंट के हिसाब से, राशि के हिसाब से सबसे टॉप पर नाम था सोनिया गांधी का, यानी काले धन के खातेदारों के रूप में 30 लाख करोड़ था उसमें। 2011-12 के आसपास ये सूचना थी कि 30 लाख करोड़ था, लेकिन ये जानकारी अनऑफिशियली आई थी, लेकिन वो सत्य था। 12 लाख करोड़ का काला धन ये जो राहुल गांधी के नाम से था, जो कि अब 2021 में यानी माँ बेटों का मिला करके 190 लाख करोड़ जो है वो हो गया। ये सब जानकारी ये मोदी जी को है। तो वो सब ये सब जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये सब झूठ बोलते रहे यूपीए वाले। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तंग आकर के, बिल्कुल परेशान होकर के, उसने खुद कालाधन लाने के लिए एक एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, विशेष जांच दल उसने खुद वो गठित कर दिया, जिसमें कि 2 रिटायर्ड जस्टिसेस सुप्रीम कोर्ट के, एक उसका चेयरमैन, एक उसका को चेयरमैन, और जितने भी आपके सीबीआई है और ईडी है, आईबी है, सीबीडीटी है, ये सब तो आप लोग जानते होंगे ना। मतलब सीबीआई तो खैर जानते ही हैं, ईबी वो इंफॉर्मेशन ब्यूरो में ये खुफिया जो आपका खुफिया विभाग है, आईबी, और ईडी वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है ये, और इसके बाद जो है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके जितने भी चेयरमैन हैं उस विशेष जांच दल के, उस एसआईटी के मेंबर हो गए, ताकि यही जानकारी जो है वो उपलब्ध कराएंगे उस टीम को। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद भी इस गद्दार जेएनपीसी वालों ने, गद्दार जेएनपीसी की जो यूपीए सरकार थी उसने उसको लागू नहीं किया। उनके आदेश के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 2 साल तक जो है वो लागू नहीं किया। तो उसी को मोदी महोदय ने, जब मोदी महोदय 2014 में जिस दिन उन्होंने चार्ज लिया, उसको उन्होंने लागू कर दिया। अब तमगा तो लूट लिया कि हमने वो जो कालेधन पर जो है, जो यूपीए सरकार नहीं वो उसको लागू कर रही थी, हमने जो है वो लागू कर दिया। और एसबी शाह उसके चेयरमैन, और अरिजीत पसायत उसके को चेयरमैन हो गए, और लोग तो खैर मैंने वो सरकारी अधिकारी तो थे ही उसके मेंबर। अब देखिए, अब वहीं से मोदी जी की गद्दारी शुरू हो जाती है। तमगा तो इन्होंने लूट लिया। और एक बात और, उस समय बाबा रामदेव एक अच्छी बात कह रहे थे कि कम से कम ये सरकार एक कानून ही बना दे कि विदेश में जितना ये भारतीयों के द्वारा लूट करके जो कालाधन जमा किया गया है, वह धन जो है इस देश का है, भारत सरकार का है। तो ये इस तरह का कानूनी हथियार मिल जाएगा तो हमारी जो एजेंसियां हैं, सीबीआई वगैरह, ईडी वगैरह, आईबी वगैरह जो है, उनको काफी ताकत मिल जाएगी। जेएनपीसी ने तो नहीं किया। जेएनपीसी की गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कांग्रेस या कांग्रेस की जो है यूपीए सरकार ने तो नहीं किया। ये मोदी महोदय को पौने 8 साल यानी होने जा रहे हैं, इन्होंने भी वो कानून पास नहीं किया कि विदेशों में जो काला धन जमा है इन डकैतों का,
नहीं डकैतों उनका तो नहीं है, मतलब पैसा तो हमारा है। इन सबों ने लूट कर जो जमा किया है वो धन जो है इस देश का है, हमारी जनता का है, भारत सरकार का है। ऐसा कानून भी इन्होंने इसलिए नहीं पास किया कि बराबर जो हमारे देश के डकैतों द्वारा लूटे गए काले धन कि ये खुद मोदी जी उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो तमगा तो लूट लिया, वो एसआईटी जो गठित थी उसको लागू करके, लेकिन उस एसआईटी ने काला धन के विषय में क्या किया, कितना काला धन लाया या नहीं लाया, कुछ अता पता नहीं। और हम अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को स्मरण दिलाना चाहते हैं कि हमने खुद 2 बार चिट्ठी लिखी इस एसआईटी के चेयरमैन को, एक बार अंग्रेजी में और एक बार जो है हिंदी अंग्रेजी को मिला करके, और उसकी कापी भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री को हमने उसकी कापी भी इंट्रोड्यूस की थी। और प्रधानमंत्री कार्यालय के स्टाफ को मैंने अनुरोध किया था कि उसकी कापी एक बार जरूर दिखाइए अपने मोदी महोदय को। और वो दोनों पत्र जो है मेरे पास हैं। वक्त आने पर मैं इनको बेनकाब करूंगा। इन मोदी महोदय को मैं वक्त आने पर 19 चिट्ठियों के आधार पर वो बेनकाब करूंगा। हमने उसमें ये कहा था कि भाई कि जो आपने एसआईटी जो काले धन पर अपने विशेष जांच दल को आपने लागू कर दिया, वो एसआईटी क्या कर रही है, क्या कर रही है कि कितना काला धन लाई। और हमने तो यहाँ तक उसमें कहा कि भाई ये एसआईटी जो है जो जिसका कि आपने तमगा लूटा है, वो काला धन लापाएगी भी कि नहीं, इसमें भी संदेह है। तो उस एसआईटी के चेयरमैन से एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी उसमें थी कि कम से कम ये एसआईटी उन खातेदारों का नाम तो बता दे, सार्वजनिक तो हो जाए, जनता तो जान जाए, तो इससे भी कम से कम जो है वो भला हो जाएगा। इसलिए कि जो डकैत हैं इस देश के, वही हमारे देश के मसीहा बन जाते हैं। तो जनता इसी भ्रम में उनको फिर बार बार उन्हीं को चुनती है, जिसमें ये सार्वजनिक हो जाए कि भाई वाकई में लूटने वाला ये राहुल ही है, लूटने वाली ये सोनिया है, प्रियंका, कम से कम सार्वजनिक रूप से लूटने वाला यही अखिलेश है, यही मायावती है, यही जो है वो ममता बनर्जी है। यदि सार्वजनिक रूप से लोग हो जाए तो जनता को आसानी होगी ना। लेकिन उस पत्रों का वो पत्र जो है वो मैंने बाय स्पीड पोस्ट वो भेजे गए हैं, उसकी काफी मेरे पास है। और मैं इस मोदी महोदय को मैं छोड़ूंगा नहीं, बेनकाब करूंगा इसी पर। तो मोदी महोदय ने वो जो जिसका तमगा लूटा उस काले धन पर, और बीजेपी वाले जो है बात करने को तैयार नहीं। अब देखिए जब ये बात चल रही है ना, महंगाई, और ये कहते भाई हम तो इतना 110 पद और 110 या 115 लाख करोड़ का काम कर रहे हैं। अरे भाई इन डकैतों के द्वारा लूटा हुआ हमारा ही पैसा वो ला दो भैया मोदी महोदय, तो ला करके डीजल पेट्रोल को सस्ता कर दो, डीजल को सस्ता कर दो, जिससे कि हमारे महंगाई से पिसती हुई जो आम आवाम है उसको राहत मिल जाए। लेकिन ऐसा आप करने वाले नहीं हैं। आप तो बहुत बड़े इस आवाम के भी दुश्मन गद्दार हैं, देश के तो खरे हैं। और ये पार्टियां भी, जरा पूछिए, समाजवादी पार्टी हुई, बहुजन समाज पार्टी हुई, और ये कांग्रेस का तो काला धन है, जो चोरनी है ये प्रियंका गांधी, उसी का तो यदि उसका डायरेक्ट नहीं है तो उसके भाई का है, उसके मम्मी का है काला धन। तो कैसे ये बोले, ये वो कैसे बोल सकती है कि भाई मोदी जी वो काला धन ला करके जो है जनता को महंगाई से राहत दिलाइए, ये ना बोल करके महंगाई। तो सब कितने धोखेबाज हैं ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये चोरनी जो है ये प्रियंका गांधी और बहुजन समाज पार्टी के लोग।
इन धोखेबाजों से भारतीय जनता दल कहता है इनसे सावधान रहिए, और सावधान नहीं, इनको नष्ट में नबूद करिए बेमुरव्वत। अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है तो मोदी महोदय कभी जो है वो सरजू नहर का उद्घाटन कर रहे हैं, और आज शायद वहाँ जाएंगे वो जो विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए। ये मंदिरों में जो घूमते हैं ये मोदी महोदय, योगी महोदय, लगता है कि ये किसी देश के ये प्रधानमंत्री हैं। इनको तो बल्कि प्रधानमंत्री पद से या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के उन्हीं मंदिरों में कोई बाबा वगैरह बल्कि बन के बैठ जाए वहीं पर। बहुत घृणा होती है। मैंने देश का जो प्रधानमंत्री हो, संवैधानिक पद पर जो बैठा हो, वो हमेशा इन चीजों से उसको दूर रहना चाहिए। ये हमारे संविधान का आदेश है। लेकिन ये सब भैया सिर्फ धार्मिक भावनाओं का शोषण करना, उसका दोहन करना, उसका दुरुपयोग करके चुनाव बटोरना, ये बहुत बड़े दुश्मन है देश के, कि हमारे देश की धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करके, पांथिक भावनाओं का शोषण करके वोट लेते हैं सब। ये देश के सबसे बड़े दुश्मन है मोदी और योगी। काम जो है जनता के काम बताओ ना। और ये सोचते हैं कि हाईवे एक्सप्रेसवे की चकाचौंध दिखा करके जो ये जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी को बचाने का जो पाप कर रहे हैं, जो गद्दारी कर रहे हैं, वो उसी में छुप जाए। वो छुपने वाला नहीं है। जो जेएनपीसी तो गद्दार है, उसको बचाने का जो गद्दारी आप जो कर रहे हैं, आपके हाईवे और एक्सप्रेस वे की चकाचौंध में जो है वो छिपेगा नहीं। भारतीय जनता दल आपको बेनकाब करके रहेगा। ये सवाल जो है, एक बार कोई एंकर, इसका जो सब आजकल घूम रहे हैं ना, तमाम पत्रकार एंकर मंकर घूम रहे हैं, जनता में पूछ पाछ रहे हैं। तो एक कोई कह रहा था कि भाई हमको विकास को नहीं देखना है, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। हालांकि वो हिंदुत्व के लिए कह रहा था कि भाई वो हिंदुत्व पर बड़ा खतरा है, गजवाई हिंद, ये सब पढ़ाए होंगे, ये सब कि गजवाई हिंद फलाने और वो दारुल इस्लाम पता नहीं के सब बोले होंगे। लेकिन हाँ, प्रश्न अस्तित्व का ही है। प्रश्न जो है देश की सुरक्षा का है, आज भारत के अस्तित्व का है। ये जीएनपीसी के रहते, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी के रहते देश के अस्तित्व पर खतरा है। वामदलों के रहते देश के अस्तित्व पर खतरा है। ये गद्दार मोदी तो नहीं मानेंगे, लेकिन हमारी आवाम समझे इस बात को। और ये तब मानेंगे जबकि आप इनको नस्ल में नाबूद करेंगे। इनके जो है विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ, मंदिर में जो घंटा बजाया है और जो है 11 लाख दीपक जलाया है, इन बातों के भ्रमजाल में हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन न पड़े। जो हमारे पांथिक जो आदर्श हैं, हमारे प्रभु राम हैं, प्रभु शंकर भगवान हैं, जो भी हैं, और उसको बनाने के लिए भाई सरकार का काम क्या है? सरकार जो है बहुत अधिक जो है वो धन दे, ट्रस्ट बना दे, ट्रस्ट वाले अपना करेंगे। लेकिन नहीं, जाकर के वहाँ अपना वो इस तरह का माहौल बनाएंगे कि मोदी जी आए हैं, मोदी जी जो है वो विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाए हैं, फलाने ढकाने। सिर्फ पांथिक भावनाओं को भड़काना जो है और पांथिक भावनाओं का उसका दोहन करना जो है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। मोदी महोदय को नहीं भूलना चाहिए। इसी प्रकार का जो है यही जीएनपीसी जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को ये पट्टी पढ़ाया था कि यदि आप लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया तो आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। इसी तरह का पांथिक भावनाओं का शोषण इसने 60-70 सालों तक किया हुआ है।
इसे जेएनपीसी ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, हालांकि यही तो निवेदन है अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से, यही निवेदन है कि कम से कम जो है जेएनपीसी के जाल से जो कि आप लोगों के प्रांतिक भावनाओं का बराबर शोषण करती है, बाहर अब निकलिए। और वही प्रांतिक शोषण अब ये बीजेपी जो है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कर रही है कि नहीं, यदि बीजेपी को आपने वोट नहीं दिया तो ना तो ये जो है वो विश्वनाथ, न तो ये विश्वनाथ कॉरिडोर वो बन पाएगा, गजवाए हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा। और यही नहीं, सिर्फ यही नहीं कहते हैं, इनके चेले चपाटे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बस यही मैंने यही एक अभियान लेकर वो चल पड़ा है कि मोदी जी को लाइए, मोदी जी को वोट करिए, बीजेपी को वोट करिए, नहीं तो गजवाए हिंद फलाने आ जाए। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहन वो समझदारी से काम ले। एक तो जो बताया गया है कि जो ये पाकिस्तान के मामले पर जो कुछ तत्व जो है जो खुशी मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, जश्न मनाते हैं, जब भी करें उनको पकड़िए और उनको पकड़ धकड़ करके पुलिस के हवाले करिए, एफआईआर लिखवाइए और उस एफआईआर की कॉपी आप लीजिए। और जो ट्वीट करते हैं जिसे पूरा जितनी उनकी संख्या हो उसका 1000 गुना ट्वीट करके कई देश के गद्दार हैं, सरकार और समाज इनको देश के बाहर निकाले। और जो आपका ट्वीट जो है सिर्फ जो है उन जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कई गद्दार नहीं, जो सेना के भी जो गद्दार है उनके भी खिलाफ, तब जाकर के ये माहौल आएगा। और उसी माहौल के लिए बराबर ये भारतीय अवाम ताकत दल प्रयास कर रहा है। तो फिर इसको समझिए, भारतीयता के आधार पर एक होइए और एक हो करके इन देशद्रोही, भारतद्रोही, देश की दुश्मन ताकतों को जो है भारतीय जनता पार्टी, ये जीएनपीसी या कांग्रेस यानी गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जो है आपके टीएमसी, आरजेडी, सबको नाबूद करना है इसे ईवीएम मशीन पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।